इस कहानी को बहुत ध्यान से और पूरा सुनना, क्योंकि इसे सुनने में आपके हृदय को बड़ा आनंद आने वाला है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। किसी गांव में एक रघु नाम का किसान रहा करता था। उस किसान के दो पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम विक्रम और दूसरे बेटे का नाम अर्जुन था। खेती बाड़ी करते हुए उनके दिन बड़े ही सुखपूर्वक व्यतीत हो रहे थे। सभी आराम और चैन से रह रहे थे। एक दिन की बात है कि वह बूढ़ा किसान बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरे बच्चों, अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाई आपस में बड़ी ही सहमति के साथ मिलजुल कर रहो और सुख शांति से अपनी जिंदगी गुजारो। मैंने बुरे वक्त के लिए कुछ असरफियां इकट्ठा की थीं, जिन्हें मैंने घर के पीछे जो बरगद का पेड़ है उसी के नीचे जमीन में दबा रखा है। अब वह तुम्हारे काम आएंगी। लेकिन मेरे बच्चों, तुम मुझसे यह वादा करो कि तुम दोनों आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें बाहर निकालोगे। वह दोनों कहने लगे, हम वादा करते हैं पिताजी, जैसा आप कहेंगे हम बिल्कुल वैसा करेंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। थोड़े समय के बाद ही उस बूढ़े किसान ने अपने प्राणों को त्याग दिया। छोटे भाई को अपने पिता के जाने का बहुत दुख हुआ। दोनों भाई ने अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन बड़े भाई अर्जुन को अपने पिताजी के मरने का जरा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो सिर्फ असरफियां ही घूम रही थीं। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवट बदल रहा था। आधी रात के बाद सुबह होने से पहले ही वह उठकर बैठ गया। वह विचार करने लगा और सोचने लगा कि विक्रम के उठने से पहले मुझे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यही सोचकर उसने जमीन खोदने का सामान उठाया और घर के पीछे उसी पेड़ के पास जाकर पहुंच गया, जहां उसके पिताजी ने सोने को जमीन में गाड़ रखा था। कुछ ही क्षणों में उसने जमीन को खोदकर वहां से असरफियों को बाहर निकाल लिया। असरफियों को देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहने लगा, वाह, इतनी सारी असरफियां! अब लगता है मुझे जिंदगी में कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ना ही किसी चीज की कमी रहेगी। उसने तुरंत ही वह असरफियों से भरा घड़ा उठाया और दूसरे पेड़ के नीचे जाकर जमीन में गाड़ दिया और फिर आराम से घर में वापस आकर अपने स्थान पर जाकर दोबारा लेट गया। जब सुबह हुई तो छोटा भाई विक्रम अपने बड़े भाई अर्जुन को जोर जोर से आवाज देकर उठा रहा था। वह कह रहा था, बड़े भैया, जल्दी उठो, गजब हो गया। हमारे घर के पीछे पेड़ के नीचे जमीन खुदी हुई पड़ी है और वहां से सारी असरफियां भी गायब हैं। मुझे लगता है कि कोई चोर हमारी सारी असरफियां चोरी करके भाग गया है। अर्जुन कहने लगा, अरे क्या बोल रहे हो भाई? चलो मैं देखता हूं। जब दोनों भाई उस जगह पहुंचे तो सच में ही वह जमीन खुदी हुई पड़ी थी। छोटे भाई विक्रम ने कहा, अब क्या करें भैया? मेरे विचार से हमें पहले राज दरबार में जाकर सूचना देनी चाहिए। अर्जुन कहने लगा, ठहरो करण, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। विक्रम ने कहा, लेकिन क्यों भैया? अर्जुन ने कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि चोर कौन है जिसने जमीन में दबी हुई असरफियों को बाहर निकाला है। करण चौंक गया और पूछने लगा, भैया, क्या आप जानते हो कि वह कौन है? अर्जुन ने कहा, तुम जानना चाहते हो तो सुनो कि वह चोर कौन है। वह चोर तुम ही हो। यह सुनकर विक्रम कहने लगा, भैया, यह आप क्या कह रहे हो? नहीं भैया, मैं कोई चोर नहीं हूं। मैंने कोई चोरी नहीं की है। अर्जुन कहने लगा, फालतू मत बोलो। तुम्हारे और मेरे अलावा इन असरफियों के बारे में और कोई नहीं जानता था। यह बात साफ है कि तुम अकेले ही सारा धन हड़पना चाहते हो। विक्रम ने यह सुनकर कहा, आप ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कह रहा हूं कि मैंने कोई असरफियां नहीं चुराई हैं। मैं कुछ नहीं जानता। अर्जुन कहने लगा, तुम मुझे वह असरफियां लौटा दो, नहीं तो तुम इस घर के दरवाजे को अपने लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद समझो। विक्रम उदास होकर बोला, ठीक है भैया, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं यह घर ही क्या, इस गांव को छोड़कर चला जाऊंगा। विक्रम दुखी मन से तुरंत ही वहां से निकल पड़ा। वह रास्ते में ही चलते चलते सोचने लगा,
सच्चाई जाने बिना ही बड़े भैया ने मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों किया? अब बदनाम होने से अच्छा है कि मैं यह गांव छोड़कर चला जाऊं। अब घर पर बैठा अर्जुन बड़े आराम से यही विचार कर रहा था कि वाह, कितनी आसानी से यह कांटा अपने आप ही निकल गया। अब सारी असरफियां सिर्फ मेरी हैं और मेरे अलावा और किसी को इसमें हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो उसका छोटा भाई विक्रम था, वह बड़े ही दुखी मन से वहां से चलता जा रहा था। शाम भी हो गई थी। चलते चलते उसके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसके मन में एक विचार आया कि कहीं भैया ने सारा धन हड़पने के लिए ही कोई चाल तो नहीं चली है। वह अपने विचारों में खोया हुआ लगातार चलता ही जा रहा था कि तभी वह एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर जाकर बैठ गया। अब रात हो चुकी थी और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। उलझन में पड़ा विक्रम सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज आई, यह 4000 तुम्हारे और 4000 मेरे। वह सोचने लगा कि यह कैसी आवाज है। सच्चाई जानने के लिए विक्रम नीचे की ओर झुका। उसने देखा कि 3 आदमी वहां पर थे जो बैठे हुए थे और वे तीनों आपस में किसी तरह के धन का बंटवारा कर रहे थे। विक्रम को यह समझने में बिल्कुल भी देरी न लगी कि यह तीनों चोर चोरी का माल आपस में बंटवारा कर रहे हैं। तभी अचानक से विक्रम का पैर फिसल गया और वह उन चोरों के बीच में जाकर धड़ाम शॉपिंग करनी है तो पहले फ्लिप गिर पड़ा। अंधेरा होने के कारण चोरों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वे डर के मारे भागने लगे और कहने लगे, भागो भागो भाई यहां से। लगता है कि यह राजा का कोई गुप्तचर या फिर उनका कोई सिपाही है जो हम सभी लोगों का पीछा कर रहा था। एक चोर कहने लगा, हां भाई तुम ठीक कहते हो, चलो भागो यहां से। चोर अपना चोरी का माल जो भी चोरी करके लाए थे डर के मारे वहीं छोड़कर भाग गए। जब विक्रम की नजर उस धन पर पड़ी तो वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन तभी उसके मन में एक दूसरा विचार आया कि असल में ये मुद्राएं चोरी की हैं, इन्हें साथ में ले जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इसलिए उसने सोचा, इनको यहीं पर गाड़ देता हूं और जरूरत पड़ने पर मैं इन्हें ले जाऊंगा। यही विचार करके विक्रम ने वह सारी मुद्राएं एक पेड़ के नीचे गाड़ दी और रात भर वहीं पर रहा। सुबह होते ही वह अपने रास्ते पर चलने लगा। दोपहर होते होते वह एक घने जंगल से गुजर रहा था। तभी कुछ लुटेरों ने उसे घेर लिया। लुटेरों का सरदार उससे कहने लगा, खबरदार, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह निकालकर हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। करण लुटेरों की बात सुनकर कहने लगा, भाइयों, मैं तो खुद ही एक मुसीबत में हूं और मेरे पास धन भला कहां से आएगा। लुटेरों का सरदार कहने लगा, यह झूठ बोल रहा है, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने के बाद जब विक्रम के पास से वास्तव में उन्हें कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो सरदार क्रोध से चिल्ला उठा और कहने लगा, कोई बात नहीं है, अगर इसके पास पैसे नहीं हैं तो भी यह हमारे काम आएगा। इसे अपने ठिकाने पर ले चलो, देवी मां को इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। यह बात सुनते ही विक्रम के होश उड़ गए। वह सोचने लगा, एक तरफ मैं मुसीबत का मारा था और कहां जाकर इन डाकुओं के चंगुल में पड़ गया। अब तो और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तभी कुछ डाकुओं ने विक्रम के हाथ पैर बांधे और उसे उठाकर अपने ठिकाने पर ले गए। परंतु उनके अड्डे तक पहुंचते पहुंचते विक्रम को एक उपाय समझ आ गया। अड्डे पर पहुंचने के बाद उसने डाकुओं के सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर लेने का वादा करो तो मैं तुम्हें 8000 स्वर्ण मुद्राओं का पता बता सकता हूं। इतना सुनकर लुटेरों का सरदार कहने लगा, 8000 मुद्राएं? यदि तुम वास्तव में सच कहते हो तो हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। जल्दी से हमें उन मुद्राओं का पता बताओ। विक्रम कहने लगा, देखो भाई, अभी तो रात होने वाली है, इस समय वहां पर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल सुबह होते ही मैं तुम लोगों को वहां लेकर चलूंगा। लुटेरों का सरदार कहने लगा, ठीक है, लेकिन खबरदार, हमारे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना तुम जानते हो कि इसका क्या परिणाम होगा। तुम्हारे साथ जो भी होगा वह तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए सोच समझकर मुझसे कोई बात करना। विक्रम बोला, निश्चिंत रहो सरदार,
मैं तुमसे कोई भी धोखा नहीं करने वाला। सुबह होते ही मैं आप सबको वहां लेकर जाऊंगा। सरदार ने कहा, ठीक है। अगली सुबह होते ही विक्रम उन चोरों को उसी जगह पर लेकर पहुंच गया जहां उसने वह सोने की मुद्राएं जमीन में दबाई थीं। सरदार के आदेश पर तुरंत ही उसके आदमियों ने उस जगह को खोदा और शीघ्र ही वह स्वर्ण मुद्राएं उनके सामने थीं। स्वर्ण मुद्राओं को देखकर वे सभी जो सरदार के आदमी थे बहुत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुद्राओं को अपनी थैली में भर लिया और अपने अड्डे की ओर चल पड़े। परंतु विक्रम के दिमाग में अभी भी कोई दूसरी योजना चल रही थी। वह विचार कर रहा था, यह स्वर्ण मुद्राएं एक तरह से तो मेरे काम में ही आईं, लेकिन मैं जल्दी ही इनकी मौत का कारण बन जाऊंगा। इस घटना के बाद विक्रम लुटेरों के गिरोह के साथ ही रहने लगा और वह लुटेरों के सरदार का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति बन चुका था। कुछ समय के बाद विक्रम ने उन लुटेरों के सरदार से कहा कि सरदार, मैं 10 दिन के लिए अपने घर को जाना चाहता हूं। यदि आपकी इजाजत मिल जाए तो मैं अपनी बूढ़ी मां जो इस समय बीमार हैं, एक बार उनसे मिलना चाहता हूं। सरदार विक्रम की योजना से बिल्कुल भी अनजान था। वह विक्रम को अपना सबसे विश्वास योग्य आदमी मानता था। वह जानता था कि विक्रम उसका सबसे भरोसेमंद आदमी है और कभी भी उसके साथ किसी तरह का कोई धोखा नहीं कर सकता है। उस डाकू ने जब विक्रम की बात सुनी तो उसने विक्रम को 10 दिन के लिए अपने घर जाने की इजाजत दे दी। विक्रम अपने घर जाने के लिए रवाना तो हुआ, परंतु वह अपने घर जाने के बजाय राजा के महल की तरफ चला गया। उधर राजमहल में राजा पहले ही उस डाकू के आतंक से बहुत परेशान थे। वह अपने महामंत्री से कह रहे थे कि मंत्री जी, आखिर वह डाकू कब पकड़ा जाएगा? पूरा राज्य उसके आतंक से परेशान हो रहा है। मंत्री जी राजा की बात सुनकर कहने लगे कि महाराज, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। वह आतंकी जल्दी ही आपको कारागार में नजर आएगा और उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। उसी समय वहां एक पहरेदार आया और कहने लगा, महाराज की जय हो। महाराज, एक व्यक्ति आपसे डाकू गब्बर के बारे में मिलना चाहता है। वह कहता है कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूं। उसकी बात को सुनकर महाराज कहने लगे, अच्छा, उसे तुरंत यहां लेकर आओ। वह सिपाही गया और कुछ समय बाद ही विक्रम को राजा के सामने लेकर पहुंच गया। विक्रम राजा से कहने लगा, महाराज को मेरा प्रणाम है। महाराज, मेरा नाम विक्रम है। राजा कहने लगे, कहो नौजवान, तुम गब्बर के बारे में क्या जानते हो? उसके बारे में तुम्हें जो भी जानकारी है वह सब कुछ मुझे बता दो। विक्रम कहने लगा, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं आपसे एकांत में इस बात को करना चाहता हूं। मंत्री ने कहा, दुष्ट, क्या तुम जानते नहीं यहां राजा के सम्मानित और विश्वास पात्र व्यक्ति मौजूद हैं? जो कहना चाहते हो तुम सबके सामने ही कहो। राजा कहने लगे, ठहरिए महामंत्री जी, यदि यह हमसे एकांत में बात करना चाहता है तो हम इससे एकांत में ही बात करेंगे। आप लोग यहां से चले जाइए, हमें बिल्कुल एकांत छोड़ दीजिए। सब लोग बाहर चले गए और विक्रम ने राजा को अकेले में पूरा किस्सा सुनाकर बता दिया। उसने आगे कहा, महाराज, इस तरह से मैं उस डाकू का विश्वसनीय आदमी बन चुका हूं। पूरी घटना के बारे में विक्रम ने राजा को बता दिया और बोला, अब मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। महाराज, अब बस उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। उसकी बात सुनकर राजा कहने लगे, बहुत खूब नौजवान, तुम्हारी चतुराई और साहस से मैं बहुत प्रसन्न हूं। उन भयानक डाकुओं को पकड़ने के लिए जो भी सहयोग चाहिए वह मुझसे तुम बेझिझक होकर कह सकते हो। मैं करने को तैयार हूं। कहो, क्या करना होगा? विक्रम कहने लगा, महाराज, कल रात आपको कम से कम हमारे साथ में 300 सिपाहियों को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं उन सभी को उन डाकुओं के अड्डे पर ले जाऊंगा, जहां पर वह सैनिक उन डाकुओं पर आक्रमण कर देंगे और उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजा कहने लगे, बिल्कुल ठीक है नौजवान, तुम्हारी सलाह बिल्कुल उचित है, मैं इसे मानने के लिए तैयार हूं। तो तय रहा कि हम कल रात को हमारे सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजेंगे। तब तक तुम यहीं राजमहल में हमारे शाही मेहमान बनकर रहो।
अगले दिन रात होते ही विक्रम अपनी योजना के अनुसार सैनिकों को लेकर डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। सैनिकों की टोली ने उन डाकुओं पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही समय में सैनिकों ने उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और उनमें से कुछ डाकू मारे भी गए। जो बचे हुए थे उन्हें महाराज के सामने पेश कर दिया गया। राज दरबार में विक्रम को देखकर डाकुओं का सरदार मन ही मन सोचने लगा, इसने कितना बड़ा धोखा किया। ने उन डाकुओं पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही समय में सैनिकों ने उन डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और उनमें से कुछ डाकू मारे भी गए। जो बचे हुए थे उन्हें महाराज के सामने पेश कर दिया गया। राज दरबार में विक्रम को देखकर डाकुओं का सरदार मन ही मन सोचने लगा, इसने कितना बड़ा धोखा किया। किया और इसने मेरे साथ विश्वासघात किया। इस आदमी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद राजा ने सभी डाकुओं को एक ही सजा सुना दी। इन सभी खूनी दरिंदों को हम सजाए मौत देते हैं, क्योंकि इन्होंने किसी के साथ कोई दयापूर्ण व्यवहार नहीं किया और ना ही रहम किया है, इसलिए इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। सैनिकों, अब तुम इन्हें ले जाओ और अगले 2 दिन में इन्हें फांसी पर लटका देना। इसके बाद राजा ने कहा, विक्रम, तुम्हारी बहादुरी से हम बहुत प्रसन्न हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। विक्रम ने यह सुनकर कहा, आपका धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे देश की सेवा करने के योग्य समझा। उधर दूसरी तरफ विक्रम का बड़ा भाई अर्जुन अपने पिता की मेहनत की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा था, क्योंकि वह उसकी खुद की कमाई नहीं थी और वह बेईमानी करके उस धन को प्राप्त किया था। उसे अब जुआ खेलने की बुरी लत लग चुकी थी। वह शराब और जुए में अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुका था। उसकी हालत इतनी दयनीय हो चुकी थी कि उसके पास खाने के लिए अन्न तक भी नहीं था। पूरे गांव में वह इतना बदनाम हो चुका था कि अब उसे गांव में कहीं भी कोई काम नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए उसने यह निश्चित किया कि इस गांव में भूखा मरने से अच्छा है कि मैं किसी दूसरे गांव में जाकर कोई काम धंधा ढूंढ लूं। इसी तरह से विचार करते हुए वह अपने घर से निकल पड़ा। वह चलते चलते उसी राज्य में आ पहुंचा जहां पर उसका भाई विक्रम सेनापति था। उसी नगर में वह किसी सेठ जी की दुकान पर गया और उनसे पूछने लगा, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, अरे भाई, तुम तो चेहरे से ही चोर उचक्के लगते हो, तुम्हें भला कोई क्या काम देगा? इसलिए मुझे माफ करो भाई और यहां से चले जाओ। अर्जुन सोचने लगा, ईमानदारी से शायद मुझे यहां पर कोई काम मिलने वाला नहीं है। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर और उचक्का ही बनना होगा। तभी उसकी नजर सेठ के पास रखी हुई एक थैली पर पड़ी। उसे लगा कि स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली है। उसने वहां से वह थैली उठा ली और तुरंत ही वहां से भाग निकला। सेठ को उसे पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। वह बस चोर चोर चिल्लाता ही रह गया और वह वहां से रफू चक्कर हो गया। बाजार के कुछ लोग उसके पीछे भागे, लेकिन अर्जुन को ढूंढ नहीं पाए। मायूस होकर वे लोग वापस अपनी जगह पर लौट आए। इधर सेनापति बन चुका विक्रम अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से कर रहा था। एक दिन की बात है, महाराज ने विक्रम को बुलाया और कहा, विक्रम, तुम एक बहुत ही बहादुर, बुद्धिमान और नेक आदमी हो। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी के साथ तुम विवाह कर लो। कहो, इस पर तुम क्या कहना चाहते हो? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं। विक्रम ने कहा, महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इनकार नहीं कर सकता। मुझे यह विवाह स्वीकार है। विक्रम के इस फैसले से राजा बहुत खुश हुआ और कुछ ही दिनों में शुभ मुहूर्त को देखकर राजा की बेटी और विक्रम का विवाह कर दिया गया। विवाह को अभी कुछ दिन ही व्यतीत हुए थे और महाराज ने विक्रम को कहा, बेटा विक्रम, अब हम 70 साल के हो चुके हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि अब राज्य की जो बागडोर है वह तुम संभालो। विक्रम ने कहा, आपको जैसा उचित लगे महाराज। अगले ही दिन विक्रम का राज्य तिलक कर दिया गया। महाराज तीर्थ यात्रा को निकल चुके थे।
इस तरह से कुछ महीने व्यतीत होते हैं और उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या विक्रम के सामने आई वह थी अर्जुन, जो चोर बन गया था। वह उसी का सगा भाई अर्जुन था और वह अब तक का नामी और खतरनाक चोर बन चुका था। सैनिकों ने काफी प्रयास किया लेकिन वह उसे पकड़ न सके। चोर उसी जंगल में एक पुराने मंदिर में रहा करता था। एक रात वह बैठा सोच रहा था कि कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए कि मुझे बार बार चोरी करने की जरूरत न पड़े। एक बार में इतना माल उड़ा लिया जाए कि भविष्य में दोबारा चोरी नहीं करनी पड़े। अगर मैं एक बार राजा के खजाने पर हाथ साफ कर लूं तो मुझे दोबारा कभी भी भूख मारने की नौबत नहीं आएगी और न ही कभी मुझे चोरी करने की कोई जरूरत पड़ेगी। फिर मैं किसी दूसरे देश में जाकर अपनी आगे की जिंदगी बड़े आराम से गुजार सकता हूं। अगली रात खजाने की चोरी करने के उद्देश्य से अर्जुन राजमहल में पीछे जा पहुंचा। हाथों में रस्सी लिए वह दीवार पर चढ़ने की सोच रहा था। दूसरी तरफ संयोग से उस चोर के बारे में सोचकर राजा को नींद नहीं आ रही थी। उस समय राजा महल की छत पर घूम रहे थे। जैसे ही अर्जुन रस्सी के सहारे छत के ऊपर चढ़ा, वहां पर मौजूद राजा विक्रम ने उसे देख लिया। राजा विक्रम ने अपनी तलवार निकाली और साथ ही अपने सिपाही को आवाज लगाई। कुछ ही पल में राजा के जितने सिपाही थे वह सभी वहां पर जाकर पहुंच गए। राजा ने सैनिकों से कहा, सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। अर्जुन ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की लेकिन किसी तरह से भागने में असफल रहा और सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। विक्रम उसे देखकर कहने लगा, तुम तो मेरे भाई अर्जुन हो लेकिन एक नामी चोर। मैं यह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा भाई इतना बड़ा चोर निकलेगा। उसने आदेश दिया, सैनिकों, ले जाओ, इसे कारागार में डाल दो। सुबह ही हम दरबार में जब बैठेंगे तब इसकी सुनवाई करेंगे कि इसके साथ हमें क्या करना है। राजा की आज्ञा पाते ही सैनिकों ने अर्जुन को कारागार में डाल दिया। अब वह मन ही मन अपने किए पर पश्चाताप कर रहा था, रो रहा था और सोच रहा था कि मेरे ही बुरे कर्मों का फल आज मुझे मिल रहा है। मेरी बुरी नीयत ने मुझे आज पतन की इतनी गहराई में ढकेल दिया है जहां से निकलना मुश्किल है। जबकि विक्रम, जिसे मैंने बेईमान बनाकर धक्के मारकर अपने घर से निकाला था, आज अपनी ईमानदारी और नेकी की वजह से वह इस राज्य का राजा बन गया है और मैंने उसके साथ बेईमानी की तो मेरी दुर्गति हो गई। मैं, जिसके पास सब कुछ था, एक चोर बनकर के आज उसी के सामने, उसी के बंदी गृह में पड़ा हूं। इधर विक्रम को नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन होगा। मुझे एक बहुत ही भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या इस परीक्षा में मैं कामयाब हो पाऊंगा? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। काश महाराज ने मुझे राजपाट न सौंपा होता तो कितना खुश होता। अपने भाई को अपने ही हाथों से मुझे सजा नहीं देनी पड़ती। अगले दिन दरबार में चोर अर्जुन को पेश किया जाता है। महाराज ने उससे कहा, अर्जुन, तुम्हारे ऊपर लगाए गए चोरी के सारे इल्जाम प्रमाणित हो चुके हैं। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? अर्जुन ने कहा, बस इतना ही कहना चाहता हूं कि महाराज, मुझ जैसे नीच और शैतान आदमी को आप इतनी कठोर से कठोर सजा दें कि भविष्य में चाहकर भी कोई चोरी न कर सकूं और किसी के साथ कोई बेईमानी न कर सकूं। विक्रम ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे। सैनिकों, ले जाओ इस चोर को और इसका एक हाथ और एक पैर काट दिया जाए। इसके बाद इसे देश की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। विक्रम का यह इंसाफ देख करके उसकी प्रजा और उसके मंत्री सब उसकी जय जयकार करने लगे। राजा की आज्ञा का पालन किया गया और चोर का एक हाथ और एक पैर काट करके उसे राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। जब वह देश छोड़ करके जा रहा था तो तभी उसके सामने राजा विक्रम पहुंच गए। विक्रम को देख करके अर्जुन बोला, महाराज, आप कैसे यहां पर आ गए? काश आपने मेरा एक हाथ और एक पैर काटने के बजाय मुझे मौत की सजा दे दी होती तो बड़ा अच्छा होता। आपने तो मुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। मैं इस दुनिया में क्या करूंगा? विक्रम ने कहा, उस समय तो मैं एक राजा था, परंतु अब मैं आपके सामने राजा विक्रम नहीं बल्कि आपका छोटा भाई विक्रम खड़ा हूं। एक राजा होने के नाते मैंने एक चोर को सजा देकर के अपने राज्य धर्म का पालन किया।
और अब एक भाई अपने भाई से अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए आया है। अर्जुन ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। विक्रम कहने लगा, भैया मैं जानता हूं कि एक हाथ और एक पैर काटने की वजह से आप कभी भी कोई काम अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए मैं आपको कुछ धन देकर के जाऊंगा। इस थैले में कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं, इन्हें आप ले लीजिए, जो कि मेरी मेहनत की कमाई है। मुझे विश्वास है कि इस मेहनत के धन के साथ आप किसी दूसरे देश की सीमा में अपना जीवन बड़े ही आराम से व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन भैया आप इनकार मत करना, नहीं तो कभी भी मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। इतना सुनकर के अर्जुन कहने लगा, तुम कितने महान हो विक्रम। ईश्वर हमेशा तुम्हें इसी तरह से खुश रखे, प्रसन्न रखे। फिर दोनों आपस में गले मिलकर के एक दूसरे को बड़े मन से विदाई करते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मुझे हर जन्म में तुम्हारे जैसा ही भाई मिले। और दोनों भाई अपनी अपनी राह पर इस तरह से वापस चले गए। उसके बाद उस देश में अर्जुन को दोबारा किसी ने भी वन में नहीं देखा, और राजा विक्रम अपनी प्रजा का पालन करते हुए सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए